गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की थी कि हमारी उद्योग विकास के का क्या महत्व है, कैसे उससे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की औद्योगिक नीति। भारत में कौन कौन सी औद्योगिक नीति लागू हुई, क्यों हुई, क्या इसकी आवश्यकता हुई, ये देखेंगे अब हम। भारत के अंदर औद्योगिक नीति, एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? ताकि जो भी देश में औद्योगिकीकरण आता है, जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छे से सहायता प्रदान की जा सके, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, देश में विकास हो सके देश का, इसलिए की जाती है। इसमें 3 तरीके की पॉलिसी आई, 3-4 तरीके की पॉलिसी आई। फर्स्ट पॉलिसी आई आपकी 1948 की पॉलिसी, देन आई आपकी 1956 की पॉलिसी, तीसरी आई आपकी 1980 की पॉलिसी और चौथी आई आपकी 1991 की पॉलिसी। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 1991 की पॉलिसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम करते हैं 1948 की पॉलिसी को डिस्कस। 1948 की पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स इस टाइप से हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर दिया गया था, मतलब किस लेवल पे है वो, कौन इसको हैंडल कर रहा है, उस अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर दिया गया था, कौन इसके ऑनर है और कौन नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आती है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें पूरे राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। शामिल किए गए मतलब पहले वर्ग में वे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिन पर राज्य का अधिकार होता है। इसमें अस्त्र शस्त्र, अणु शक्ति, रेलवे, परिवहन, इसमें जितने भी उद्योग शामिल किए गए हैं वो सारे इसमें ऐसे उद्योग शामिल किए जाते हैं जिसमें खुद का अपना नहीं होता बल्कि सबका अधिकार होता है, ठीक है, जो देश के प्रतिरक्षा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। सेकंड आता है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कम प्राइवेट मतलब ये प्राइवेट सेक्टर होते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन्हें अपने अंडर कंट्रोल में ले सकती है। जब सरकार को लगे कि नहीं, ये उद्योग अच्छे से काम नहीं कर रही हैं या फिर इन्हें अब अपने अंडर ले लिया जाना चाहिए, तो ऐसे उनको वो अपने अंडर ले लेती हैं। जैसे पहले 10 वर्ष के बाद या 10 साल के बाद सरकार ऐसे उद्योगों को राष्ट्रीयकरण के विषय में निर्णय लेना था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपने अंडर ले लिया इन सबको। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर 6 मुख्य उद्योग शामिल किए जाते हैं, जैसे कोयला, इस्पात, वायुयान, समुद्री जहाज, इस टाइप के। फिर कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर के अंदर मतलब जिसमें होल, जिसमें प्राइवेट का ही सिर्फ मतलब सामान्य लोगों का ही नियंत्रण होता है, जैसे ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी, बिजली, सूती वस्त्र, सीमेंट वगैरह। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में उन निजी क्षेत्र को रखा गया है जिसमें केंद्रीय सरकार वगैरह सिर्फ सामान्य नियंत्रण रखती है। मेन जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेक्टर्स, या फिर प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होता है? वे वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें निजी स्वामित्व अथवा सहकारी आधार पर चलाया जाता है। मतलब इसमें सबको, एक सोसाइटी होती है वो मिलकर चलाते हैं। अगर ये सोसाइटी ढंग से कार्य नहीं करती है तो इनको गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लघु एवं कुटीर उद्योगों को इसमें बढ़ावा दिया जाता है जो कि उपभोक्ता की कार्यकुशलता प्राप्त करने व अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए अच्छे सहायक होते हैं। मतलब इन पर इसलिए इसको डेवलप किया जाता है। तो ये थी हमारी 1948 की पॉलिसी। अब आते हैं हम 1956 की पॉलिसी को। 1956 की पॉलिसी और आपकी 1948 की पॉलिसी को रिप्लेस करके आपकी 1946 की पॉलिसी आई है। 1980 की पॉलिसी आपकी कुछ ऐसी सच थी नहीं, तो इसके बाद जस्ट हम 1991 की पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे। तो अब ऐसे ही इसमें 1956 की पॉलिसी में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ था सबसे पहले। इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में वही आपका फर्स्ट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बना था। इसमें कितने उद्योग शामिल थे? इसमें 17 उद्योग शामिल थे। इसमें केवल सिर्फ किसका राज्य होता था? एक अधिकार होता था सिर्फ राज्य को। इसमें जितने भी युद्ध वगैरह से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। दूसरी आती है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर में 12 उद्योग शामिल होते थे। इसमें क्या होता था, इसमें इन उद्योगों का स्वामित्व जो था अधिक सरकार के हाथों में होता था, कुछ % ही होता था जो प्राइवेट होता था।
इसमें सारे निर्णय वगैरह सरकार लेती थी और फिर बाद में अपने अंडर रहकर काम प्राइवेट कराती थी। ठीक है। थर्ड आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में दोनों मतलब सब कुछ जो है, स्थापना भी और इसकी डेवलपमेंट भी दोनों प्राइवेटली होती थी, मतलब सरकार इसमें कुछ भी नहीं करती थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या था, इसमें जो भी यातायात या फिर फाइनेंस से रिलेटेड सुविधाएं वगैरह थी, उद्योगिक की जो शक्ति थी, वो प्रोत्साहन करने की व्यवस्था की गई। इसमें जो था, सरकार ने निजी क्षेत्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं अदा किया, बल्कि इन्हें स्वतंत्रता दी कि अपना और अच्छे से काम करो और अच्छे से सब कुछ करो। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इसमें भी वही कॉटेज एंड इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोज़गार प्रदान कर रही थी और जो भी मतलब बहुत थोड़े थोड़े पैसों में अपने उद्योग शुरू कर रही थी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा था, विकास मिल रहा था इकोनॉमी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ के अंदर क्या है, इसमें देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के विकास को रोकने के लिए नीति व्यवस्था की विशेष व्यवस्था की गई थी। इसमें कौन कौन से रूप से बेसिकली जो थे, वो बिल्कुल जो बैकवर्ड वो लोग थे, वो इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन इसमें फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर ध्यान दिया और औद्योगिक विकास में अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की। फिर आता है हमारे पास फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल में क्या हुआ, डिफरेंट इसमें संशोधन किए गए ताकि क्या हो, पूंजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो और अधिक से अधिक इनको छूटें दी जाए ताकि ये अपना काम को आगे बढ़ा सके, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकें। फिर आता है हमारे पास 1991 की पॉलिसी। 1991 की पॉलिसी कब शुरू हुई थी? 24 जुलाई 1991 में हुई थी। इसकी तुलना जो है उदारवाद की तथा राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा निजीकरण की नीति है। मतलब इनमें उदारवाद और राष्ट्रीयकरण की जगह इसमें प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसके मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या ऑब्जेक्टिव थे? उत्पादन में कॉन्टिन्यूटी रहे, उत्पादन ना टूटे, रोजगार को विकसित हो सके और जो भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय हमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो निजी क्षेत्र है उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता दें ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है। अब इसके फीचर्स हम देखें तो फीचर्स क्या होंगे। फीचर्स इसके फर्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। इसमें क्या हुआ, जो पहले हमारे 17 क्षेत्र होते थे, सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर होते थे, कंपनीज उद्योग होते थे, उनको कम करके 8 कर दिया गया और बाद में इनको 2 कर दिया गया। इनकी संख्या को 8 की जगह कम करके 2 कर दिया गया, बाकी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। अब तो बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे या फिर जितने भी कुछ भी थे, उनको सब कुछ क्या कर दिया गया, प्राइवेट बना दिया गया। अब तो ट्रेन को भी प्राइवेट बना दिया गया है, आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं इनके भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो थे, उनको कारखानों को या तो बंद करा दिया गया या फिर निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया और बाकी 20% का जो शेयर था वो किसको कर दिया गया, वित्तीय संस्थाओं को बेच दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसमें क्या था, मतलब जो हमारे 18 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, वो लाइसेंसिंग अब 1991 की पॉलिसी के बाद क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई ताकि इन्हें कोई भी दिक्कत ना आए और अपना ये अच्छे से काम शुरू कर सके। नेक्स्ट था अबॉलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले अगर कोई भी हमें उद्योग चलाना है, खोलना है, तो उसके लिए क्या था, पंजीकरण जरूरी था। लेकिन अब क्या हुआ, इस पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया। कोई भी अगर हमें नई परियोजना तैयार करनी है, बनानी है या फिर कुछ भी विस्तार करना है कहीं भी, तो वो हमें एक सूचना ही देनी होगी और उसके बाद हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल से क्या हुआ, फॉरेन कैपिटल से नई नीति के अनुसार विदेशी पूंजी की सीमा पहले कितनी परसेंट होती थी, 40% होती थी, अब उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 51% कर दी गई। और 51% के बाद भी इसमें क्या हो गया, इसमें धीरे धीरे हमने 74% की और उसके बाद हमने 100% की इसमें विदेशी क्षमता में भागीदारी कर दी। ठीक है। मतलब फॉरेन कैपिटल हमने 100% कर दी। अगला है फैसिलिटीज़ टू लेबर। कर्मचारियों को भी इसमें पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान की गई ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं और सहायताएं प्रदान कर सकें हम।
अगला पॉइंट आता है हमारा कंसेशन फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट क्या होता है? एकाधिकार कानून से छूट। एकाधिकार कानून से छूट का मतलब क्या है? इसमें जो भी कंपनियां आने वाली थी उनको भारी छूट दी गई। इसमें जो भी शामिल होंगे उनको क्या कर दिया गया? उनकी सीमा समाप्त कर दी गई। वो कितना भी खोल सकते हैं, कितना भी अपने किसी को भी इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी खरीद सकते हैं, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको ये सब कुछ कंट्रोल करने की, सेल्फ कंट्रोल करने की, ये सब कुछ उनको सुविधाएं दी गई है एमआरटीपी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारी 1991 की पॉलिसी। तो ये हमारी तीनों चारों पॉलिसी हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।